17 सितंबर को लेबनान में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। अमेरिका जैसे बड़े देश अचंभे में पड़ गए कि ये हुआ कैसे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने इसको लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। तो क्या है ये पूरी घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? आइए आज के वीडियो में इसको विस्तार से समझते हैं। ये इजराइल का हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। हमला कितना बड़ा था ये समझने के लिए पहले आप ये 3 वीडियो देखिए। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाकर यह हवाई हमला किया गया था। हमले के बाद आसमान धुआं धुआं हो गया। बेरूत के दही में किए गए इस हमले में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया। हमला इतना जोरदार था कि 6 इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। लेबनान में एक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। ये संगठन खुद को पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक ताकतवर ग्रुप है। अमेरिका और कई बड़े देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इस संगठन के जो लड़ाके हैं यानी इसके जो मेंबर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पेजर। और हुआ ये कि 17 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे पूरे लेबनान में सीरियल ब्लास्ट होने लगे। बाद में पता चला कि ये धमाके इन्हीं पेजर डिवाइसेस में हुए जिन्हें हिजबुल्लाह के लोग एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जानकारी सामने आई कि पूरे लेबनान में एक साथ 5000 पेजर्स में ब्लास्ट हुआ। अनुमान है कि 12 लोग इस ब्लास्ट में मारे गए और 3000 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल हो गए। लेबनान की वेबसाइट नहरनेट के मुताबिक ईरान के राजदूत मुस्तबा अमानी वो भी इस हमले में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वो भी इन्हीं पेजर डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे थे। Focus on the man in the checked shirt. In a moment he's on the floor, wounded in the midriff. A pager in his bag or on his belt has exploded. CCTV from another shop shows a man check his pager before it too blows up at his side. Scenes like this playing out hundreds of times across Lebanon within the space of an hour. A targeted, coordinated, highly technical attack. हिजबुल्लाह ने कहा कि वो इन धमाकों के लिए अपने दुश्मन इजराइल को जिम्मेदार मानता है, लेकिन इजराइल इतने तक ही नहीं रुका। 17 सितंबर को पेजर्स में ब्लास्ट के बाद 18 सितंबर को फिर से पूरे लेबनान में ब्लास्ट होने लगे और इस बार ये ब्लास्ट वॉकी टॉकी में हुए। कहा जा रहा है कि इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल भी हिजबुल्लाह के लोग एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए करते थे। जब पेजर ब्लास्ट में मारे गए लोगों के जनाजे में लोग शामिल हो रहे थे तब भी इन वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए और इन ब्लास्ट से 27 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसके बाद 19 सितंबर को एक और शॉकिंग न्यूज आती है कि लेबनान में घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स में ब्लास्ट होने लगे। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के पीछे इजराइल के होने का आरोप लगाया। इजराइल ने वैसे तो सार्वजनिक रूप से कुछ स्वीकार नहीं किया, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में उंगलियां इजराइल की तरफ ही उठी। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी करीब 2000 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर लॉन्च की, लेकिन इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को बेअसर कर दिया। अब यहाँ पर जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ वो सिर्फ मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आज के टाइम जब मार्केट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन्स अवेलेबल है तो हिजबुल्लाह इन पेजर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? देखिए, इसके पीछे मेनली 2 इंसिडेंट्स है। एक एक करके इन दोनों पर बात करते हैं। 1990 के दशक में हमास के सीनियर मेंबर याह्या अय्याश वो इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। उस पर मेहुला जंक्शन ब्लास्ट, अफूला बस स्टॉप ब्लास्ट और यरूशलेम बस स्टॉप ब्लास्ट में करीब 60 लोगों की मौत का इल्जाम था। इसके लिए इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने एक ऑपरेशन प्लान किया। उन दिनों याह्या अय्याश अपने बचपन के दोस्त ओसामा हमद के घर जाता रहता था। इजरायली सुरक्षा एजेंसी शीन बैत के एक पूर्व निदेशक कार्मी गिलोन बताते हैं कि 1996 में उन्होंने हमद के चाचा को लाइन अप किया। एक सेलुलर फोन हमद के घर लगाया गया। हमद के चाचा को कहा गया कि इजरायली एजेंसी इसके थ्रू सिर्फ याह्या अय्याश की बातचीत सुनना चाहते हैं, जबकि उस फोन में 15 ग्राम RDX फिट किया गया था। इसके बाद याह्या अय्याश जब हमद के घर पहुंचा तो उससे कहा गया कि उसके पिता का फोन है, और जैसे ही याह्या अय्याश ने बात करने के लिए फोन उठाया, इजरायली एजेंसी ने रिमोट कंट्रोल के थ्रू उस फोन में ब्लास्ट कर दिया। याह्या अय्याश वही मारा गया। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर इस घटना का काफी गहरा असर पड़ा। इसके बाद उन्होंने मोबाइल की जगह सैटेलाइट फोन और रेडियो वेव से चलने वाले पेजर्स को अपनाया। दूसरी घटना 2023 की है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने भी हमास की मदद का ऐलान किया।
इसके कुछ दिनों बाद इसराइल ने पलटवार किया और इजरायली आर्मी गाजा में घुस गई। इसराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के कई बड़े कमांडर्स को मार गिराया। स्क्रीन पे ये उन सभी कमांडर्स की फोटो है जो इसराइल के अलग अलग हमलों में मारे गए। इन हमलों से परेशान हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह ने मोबाइल फोन्स को अपना दुश्मन बताया। उसने अपने एक भाषण में कहा कि इसराइल को अब एजेंट्स की जरूरत नहीं है, आपकी जेब में जो मोबाइल फोन है वो ही सबसे घातक इजरायली एजेंट है। नसरल्लाह के इस बयान के बाद लेबनान के लोग तेजी से मोबाइल फोन छोड़ने लगे और एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करने लगे। अब इसराइल ने इन पेजर्स में ब्लास्ट कैसे किया, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पेजर होता क्या है। दरअसल पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है जो रेडियो वेव से चलता है। इसे बीपर के नाम से भी जानते हैं। 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। तब 40 किलोमीटर की रेंज में इसके जरिए मैसेज भेजना संभव था। 1980 के दशक तक इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा और ईयर 2000 के बाद मोबाइल फोन और वॉकी टॉकी ने इसकी जगह ले ली। पेजर की स्क्रीन आमतौर पर छोटी होती है और इसमें लिमिटेड कीपैड होते हैं। पेजर के थ्रू दो तरह के मैसेज भेजे जा सकते हैं, वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज। इसके लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है जिसे बेस स्टेशन पर लगे ट्रांसमीटर के थ्रू भेजा जाता है। ये बातचीत का बेहद ही सिक्योर मीडियम होता है जिसे आसानी से कोई भी सुरक्षा एजेंसी ट्रेस नहीं कर सकती। पेजर में न तो आईपी एड्रेस होता है, ना ही इसमें कोई जीपीएस होता है, इसलिए इसे मोबाइल फोन की तरह आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि हिजबुल्लाह के लोग इन पेजर्स का इस्तेमाल किया करते थे ताकि इजराइल की सुरक्षा एजेंसी उन्हें ट्रेस ना कर सके। लेकिन इजराइल के पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है ना कि उन्होंने इन पेजर्स को हैक भी किया और एक साथ 5000 पेजर्स में ब्लास्ट भी किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ वो ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी का पेजर AR924 है। 2022 से अगस्त 2024 तक गोल्ड अपोलो कंपनी ने 2,60,000 पेजर्स एक्सपोर्ट किए और इन्हीं में से 5,000 पेजर्स इसी साल लेबनान आए थे। लेकिन इजराइल ने ये ट्रांसपोर्ट चेन कैसे क्रैक की जिससे सिर्फ उन्हीं पेजर्स में ब्लास्ट हुआ जो लेबनान भेजे गए थे, क्योंकि बाकी जगह इन पेजर्स में ब्लास्ट होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई। दरअसल हुआ ये कि जब लेबनान ने गोल्ड अपोलो कंपनी से पेजर्स मांगे तो कंपनी ने इन पेजर्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बुडापेस्ट के BAC कंसल्टिंग KFT को दिया था और यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हुई। यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि जिस BAC कंसल्टिंग कंपनी को पेजर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, दरअसल ये एक शेल कंपनी थी जिसे इजराइल ने खास इसी पेजर ब्लास्ट प्लानिंग के तहत ही बनाया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी दौरान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और यूनिट 82 ने पेजर्स की असेंबली लाइन को क्रैक किया। इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरफ से जानकारी सामने आई, उससे पता चला कि BAC कंसल्टिंग कंपनी के अलावा 2 और शेल कंपनीज बनाई गई थी ताकि उन लोगों की पहचान छुपाई जा सके जो पेजर बना रहे थे। और इन्हीं शेल कंपनीज के थ्रू इन पेजर्स में एक्सप्लोजिव डाला गया। एक्सप्लोजिव को ट्रिगर करने के लिए इसमें एक सॉफ्टवेयर भी डाला गया और फिर यही कस्टमाइज पेजर हिजबुल्लाह को सप्लाई कर दिए गए। यहाँ पर पेजर सप्लाई में ताइवान, बुल्गारिया और हंगरी की कंपनियों के नाम सामने आए। हिजबुल्लाह ने पेजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड अपोलो कंपनी को दिया और फिर गोल्ड अपोलो कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट हंगरी की BAC कंसल्टिंग कंपनी को दे दिया। ये कंपनी 2022 में हंगरी में रजिस्टर हुई थी। इसकी वेबसाइट पर कंपनी का एड्रेस बुडापेस्ट का है। हंगरी एक देश है और बुडापेस्ट उसमें एक सिटी है। इंटरनेशनल मीडिया ने जब BAC कंसल्टिंग कंपनी की छानबीन की तो पता चला कि ये 2 मंजिला बिल्डिंग है और इस कंपनी के एड्रेस पर 118 ऑफिशियल फंक्शंस रजिस्टर्ड है। मतलब ये है कि पेजर बनाने के अलावा ये कंपनी 117 काम और कर रही थी, जिसमें शुगर एंड ऑयल प्रोडक्शन, रिटेल ज्वेलर्स और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन भी शामिल है। यानी इजराइल ने कितनी लंबी और सीक्रेट प्लानिंग की, किसी को भनक तक नहीं लगने दी और सक्सेसफुली अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। BAC कंसल्टिंग कंपनी की जब और जानकारी निकाली तो पता चला कि इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस्टियाना बार्मोनी है। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट है और 7 भाषाओं की जानकार है। उन्होंने NBC न्यूज़ को कंफर्म किया कि उनकी कंपनी ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के साथ काम करती है। पेजर्स में विस्फोटक के सवाल पर बार्मोनी ने कहा कि वो पेजर्स नहीं बनाती, वो सिर्फ इंटरमीडिएटर है। रॉयटर्स के मुताबिक बुल्गारिया की एक कंपनी नाटो ग्लोबल लिमिटेड का नाम भी सामने आ रहा है, जिसने हिजबुल्लाह को सप्लाई किए जाने वाले पेजर्स बनाए थे। कहा जा रहा है कि ये भी इजराइल की एक शेल कंपनी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने 2022 से ही इन हमलों की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इसीलिए 2022 में BAC कंसल्टिंग कंपनी जैसी शेल कंपनियां बनाई गई। इन कंपनियों के रिकॉर्ड में दिखाया गया कि ये लंबे समय से पेजर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लेकिन एक पूर्व इजरायली अधिकारी की तरफ से जानकारी सामने आई कि इजराइल अभी ये पेजर ब्लास्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी प्लानिंग में एक प्रॉब्लम हुई और अभी ये ब्लास्ट का फैसला लेना पड़ा, नहीं तो ये पेजर इजराइल के किसी काम के नहीं रहते। इजराइल की प्लानिंग थी कि जब हिजबुल्लाह से जंग हो तो इन पेजर से ब्लास्ट करवाया जाए
ताकि बिना लेबनान में घुसे ज़्यादा से ज़्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। अल मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के 2 सदस्यों को इन पेजर्स पर शक हो गया था। उन्होंने इसके बारे में अपने कमांडर से भी चिंता जताई। यहाँ पर एक थ्योरी ये निकलकर सामने आती है कि जिस कमांडर को पेजर के बारे में बताया गया था वो दरअसल एक इजरायली एजेंट था, और जैसे ही उसे लगा कि पेजर की सच्चाई हिजबुल्लाह के सामने आ सकती है, उसने तुरंत ये जानकारी इजराइल तक पहुंचाई। इसलिए इजराइल अगर ये हमले अभी नहीं करता तो हमेशा के लिए चूक सकता था। उसकी सालों की प्लानिंग पर पानी फिर जाता। इसलिए इजराइल ने प्लान बनाया कि 17 सितंबर को ही ये पेजर्स ब्लास्ट किए जाएंगे। अब 17 सितंबर को दोपहर के करीब 3 बजे थे, तभी इन पेजर्स पर एक मैसेज आया। दरअसल ये मैसेज एक कोड था जिससे पेजर में लगा एक्सप्लोजिव ट्रिगर हो गया। जैसे ही ये मैसेज वाला कोड पेजर में आया, पेजर में से बीप की साउंड आने लगी। लोगों को लगा कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप ने ये मैसेज भेजा है। जैसे ही उन्होंने मैसेज देखने के लिए जेब से पेजर निकाला और पढ़ने के लिए चेहरे के पास लेकर आए, तभी एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। करीब 5000 पेजर्स पूरे लेबनान में एक साथ फट गए और 3000 से ज़्यादा लोग इस ब्लास्ट में घायल हो गए। इजराइल ने इस लड़ाई में हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकों को एक झटके में ही बेअसर कर दिया। इनमें से बहुत लोग तो अपनी पूरी जिंदगी के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे। इजराइल हमेशा से ही हमलों के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, लेकिन ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ। ये हमला ये दर्शाता है कि इजराइल हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क में कितना भीतर तक घुसा हुआ है। साथ ही इजराइल ने पूरी दुनिया में अपने दुश्मनों को ये मैसेज दिया है कि वे कहीं पर भी हो, कैसे भी छुपे हो, इजराइल से बच नहीं सकते। ये हमला ये भी दर्शाता है कि इजराइल के पास इंटेलिजेंस की कितनी एडवांस टीम है, जिसने इस असंभव और अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए इजराइल की 2 एजेंसी शामिल है, मोसाद और यूनिट 8200। यूनिट 8200 की तुलना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA और ब्रिटेन की गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स GCHQ से की जाती है। 1948 में जब इजराइल बना तब इस यूनिट को भी बनाया गया था। इस यूनिट का इस्तेमाल हाई प्रोफाइल खुफिया ऑपरेशन और साइबर वॉर के लिए किया जाता है। ये यूनिट अमेरिका की NSA के साथ मिलकर भी काम करती है। 2005 से 2010 के बीच इस यूनिट ने ही ईरान के एटॉमिक सेंट्रीफ्यूज पर स्टुक्सनेट वायरस से हमला कर उसे डीएक्टिवेट कर दिया था। इसके बाद 5 मार्च 2014 को इजराइल ने इस यूनिट की मदद से ऑपरेशन फुल डिस्क्लोजर किया था, जिसे इजरायली आर्मी ने हथियारबंद ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया था। इस जहाज से गाजा में हमास को हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। एक्सप्लोजिव वाले पेजर बनाना इजराइल की इंटेलिजेंस की कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इजराइल की अप्रोच को दिखाता है कि उसे हिजबुल्लाह के कितने अंदर तक की खुफिया इन्फॉर्मेशन हासिल है। उसे पता था कि 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया गया है और कौन इसकी सप्लाई करेगा। इजराइल को यह भी भनक लग गई थी कि उसका पेजर ब्लास्ट वाला प्लान लीक भी हो सकता है। इसके बाद अब इजरायली आर्मी जमीन के रास्ते लेबनान में घुसकर अपने मिशन को अंजाम दे रही है। 17 सितंबर से पहले तक ऐसे कोई संकेत नहीं थे कि इजराइल लेबनान में घुसना चाहता है। 25 सितंबर को अमेरिका ने भी कहा था कि ऐसा लगता नहीं कि इजराइल लेबनान में जल्दी घुसेगा, लेकिन इजरायली आर्मी ने 2 रिजर्व ब्रिगेड को उत्तरी मोर्चे यानी लेबनान बॉर्डर की तरफ बुला लिया। 26 सितंबर को इजराइल के सेना प्रमुख जनरल हालेवी ने कहा था कि हिजबुल्लाह पर किए गए हवाई हमलों से दुश्मन के इलाकों में घुसने का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि इन हवाई हमलों का मकसद लेबनान में घुसने का रास्ता खोलना और हिजबुल्लाह को निशाना बनाना है। जनरल हालेवी आगे कहते हैं कि इजरायली सेना लेबनान में घुसेगी और हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को खत्म करेगी, तब उन्हें पता चलेगा कि इजरायली आर्मी का सामना करने का मतलब क्या होता है। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इजराइल के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, अब वे वापस अपने घरों पर लौट पाएंगे।